चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा फेमा। हम ईवीसीएल का फेमा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फेमा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले फेमा का फुल फॉर्म हम समझेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और शॉर्ट में हम इसे फेमा के नाम से जानते हैं। बच्चों ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले एक पुराना एक्ट हुआ करता था, उसका नाम था फेरा, जिसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में फेरा बोलते थे। तो बच्चों जो फेमा हमारा एक्ट है वो फेरा को रिप्लेस करके आया। फेमा कम इनटू फोर्स कब आया? ठीक है, 1 जून 2000 में आया। ठीक है, तो ये एक्ट फेमा एक्ट 1999 के नाम से जाना जाता है। ये फेमा क्यों आया? तो सबसे पहले हम बेसिक इसका मीनिंग समझेंगे। फेमा स्टैंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सॉफ्ट लिबरल सिंप्लीफाइड लॉ। इसका एम है बूस्ट करना बच्चों फॉरेन ट्रेड को। ये पूरा फेमा फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आया है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मोर इन द ट्यून विद द कंट्रीज न्यू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों फेमा एक्चुअली में इसीलिए ये लॉ बना है ताकि फॉरेन ट्रेड को हम प्रमोट कर सकें। लेकिन इससे पहले एक पुराना हमारा एक्ट हुआ करता था, दैट वाज फेरा। तो चलो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझें। ठीक है बच्चों, फेरा जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का था, 1947 के टाइम का था। ठीक है, जवाहरलाल थे उस टाइम पर। देन उसके बाद इंदिरा गांधी ने इनमें कुछ चेंजेस कराए, फिर ये एक्ट किस नाम से आया? 1973 फेरा के नाम से बन गया। ठीक है, देन फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं फेमा को लेकर, फेरा को रिप्लेस कर कब? 1999 में। तो बच्चों क्यों आया, इसका पर्पस क्या था? ये कंसोलिडेट करने आया है, अमेंड करने आया है लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो हमारी है उसे कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए आया। चलिए, देन ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को। ठीक है, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं इंडिया से बाहर और जो पेमेंट्स करते हैं उन सबको। देन प्रमोट करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। टोटल इस एक्ट में सेक्शन 49 है। चलिए पूरी डिटेल्स हम देखेंगे बच्चों, रिविजन कर रहे हैं हम यहाँ पे फेमा का डिफरेंस बिटवीन। तो सबसे पहले फेरा ऑलरेडी जो पुराना एक्ट था फेमा, तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फेरा था वो क्या करता था? कंजर्व करता था फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स को। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? प्रमोट करता है। फेमा प्रमोट करता है। फेरा कंट्रोल करता था फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, फेमा क्या करता है? मैनेज करता है। इसमें टोटल सेक्शन कितने थे फेरा में? 81, और फेमा में टोटल कितने सेक्शन बेटा? 49। नो कंपाउंडिंग कुड बी देयर। ठीक है, कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपर अगर हिंदी मीनिंग में जाए तो समझौता, कंपाउंडिंग, क्लबिंग करते हैं हम सारे यहाँ पे पेनल्टीज और ऑल को, और कंपाउंडिंग इसमें एक्ट में अलाउड है। फेमा में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। फेमा फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करके रखता था और ये प्रमोट करता है। फेमा प्रमोट करता है, इसलिए अभी फेमा उसमें कमियां थी, फेरा में कुछ कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए फेमा आया। ये फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल नहीं, ये मैनेज करता है। इसमें सेक्शन ज़्यादा हुआ करते थे, फेमा में सेक्शन कम है। यहाँ पे कंपाउंडिंग को लेकर कोई प्रोविजन नहीं था, यहाँ पे कंपाउंडिंग के प्रोविजंस हैं। ठीक है, चल बच्चों अब जो ये एक्ट है, ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल होता है? टू होम द एक्ट इज एप्लीकेबल। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फेमा एक्ट लगता है होल ऑफ द इंडिया, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। इवन कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी कहाँ पे बेटा? सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है बट ओन्ड एंड कंट्रोल कौन कर रहा है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में तो एप्लीकेबल है, यहाँ पे जितने भी बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन पे तो फेमा लगेगा। साथ में अगर कोई इंडिया का बंदा है और बिजनेस बाहर कर रहा है, बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो यस बच्चों उसकी ब्रांच ऑफिस एजेंसी है, उसको भी फेमा के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ब्रॉडली अगर बोला जाए तो फेमा किस में लगता है? 3 डिफरेंट कैटेगरीज में लगता है। सबसे पहला क्या है हमारा? पर्सन, देन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, देन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो पर्सन में लगता है, पर्सन की डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे। पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया, इन सब में फेमा लगता है। चलिए बच्चों इसमें आपके सिलेबस में नोट्स से आते हैं, चलिए फटाफट। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रखा है बच्चों? एप्लीकेबिलिटी में लिखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया, पूरी इंडिया पे लगता है, होल ऑफ द इंडिया। देन एक्ट ऑल्सो अप्लाई सारे ब्रांचेज ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया जो है, जो कि PRI कंट्रोल और ओन कर रहा है, उस पर एप्लीकेबल है। देन
इट्स अप्लाई एनी कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन आउटसाइड इंडिया क्या बाय एनी पर्सन टू होम इट्स एक्ट एप्लीकेबल, जिस पे लगता है, जो हमने अभी 3 लोग पढ़े इन सब में लगता है, तो बच्चों उन सबको इस एक्ट की है ना कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। नीचे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी सस्पेंड कर सकता है ऑपरेशन ऑफ एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द फेमा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब जैसा ठीक लगेगा, नोटिफिकेशन देके। चलिए बच्चों पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे फेमा का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों। सबसे पहले फेमा का अपना एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें टोटल सेक्शन कितने हैं बच्चों, टोटल सेक्शन कितने हैं 49, ठीक है। तो ये पूरे मेन एक्ट के डिवाइड इनटू 7 चैप्टर्स और 49 सेक्शन है। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है चैप्टर 1 से पूरे चैप्टर 4 तक, ठीक है। देन इसके बाद कंटिन्यू, तो ये है टोटल लास्ट हमारा सेक्शन 49, तो फेमा एक्ट है ना सेक्शन 49। देन बच्चों एक्ट के अलावा यहाँ पे रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन। मेन एक्ट है, देन उसके रूल्स, देन उसके रेगुलेशंस है। रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, देन बच्चों रेगुलेशंस किसके पास है, आरबीआई के पास। हम इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हम देखेंगे, ठीक है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलग से एक चैप्टर है, अलग से एक चैप्टर है। एंड फाइनली नोटिफिकेशन इश्यू बाय दी आरबीआई। बच्चों ये है हमारा पूरा फेमा का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये 5 चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले फेमा का पूरा एक्ट, फेमा एक्ट में प्रोविजंस बताएं, वो एक्ट काम कैसे करेगा, वो रूल्स बनाते हैं जो कि डेलिकेटेड है ना, डेलिकेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर है ये काम करने की। देन अब रेगुलेशंस है जो कि आरबीआई बनाती है कि कैसे काम किया जाएगा। देन अलग से एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है, ठीक है, जो कि कौन बनाती है, GIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। देन उसके बाद बेटा नोटिफिकेशन रेगुलेशन जो आरबीआई ने इशू करके, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो रूल्स की थोड़ी कम है, रेगुलेशंस की थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो बच्चों बार बार रूल रेगुलेशन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ रहे। रूल्स बनाने की पावर बच्चों किसके पास है, रूल्स बनाने की पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रेगुलेशंस बनाने की पावर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रूल्स प्रोवाइड करता है ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द एक्ट, ये एक्ट का ब्रॉड आउटलाइन बताता है। प्रोविजन बताता है, एक्ट बताता है क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे करना है। एंड रेगुलेशंस क्या बताते हैं, रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट बोथ, ये एक्ट के भी बारे में बताता है, रूल्स के भी बारे में बताता है। बच्चों सबसे पहले आता है एक्ट के आता है नीचे रूल्स, एंड रूल्स के नीचे आता है रेगुलेशंस। तो एक्ट मेन बोलता है क्या क्या करना है, रूल्स बोलता है एक्ट में जो बातें बताई गई हैं कैसा करना, और रेगुलेशंस बताता है एक्ट और रूल्स दोनों की बातें, ठीक है। तो रूल्स आर मेड ओनली पर्सन ऑफ द एक्ट को फोकस करता है, और बच्चों ये किसको करता है, बोथ को, एक्ट को भी और रूल्स को भी, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये बोल देंगे ये जनरल है और ये क्या है बच्चों, स्पेसिफिक है, ठीक है। चल तो बच्चों अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करते हैं, कुछ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कंप्लाइंसेस। तो बच्चों फेमा जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, होल ऑफ द इंडिया, और अगर कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया के बाहर है और वो ओन कंट्रोल पर्सन रेसिडेंट इंडिया है तो यस उस पर भी लगेगा। ब्रॉडली बोला जाए तो ये इन 3 लोगों पर एप्लीकेबल, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड। चलिए एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले पर्सन से मतलब क्या है, पर्सन का मीनिंग बच्चों सेम इनकम टैक्स एक्ट में जो आप डेफिनेशंस पढ़ते हो पर्सन की वही, कोई भी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेट और नॉट, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। अगर ऊपर किसी भी कैटेगरी में जो नहीं कवर हो पा रहा है तो आर्टिफिशियल जुडी पर्सन भी, और एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन कंट्रोल बाय सच पर्सन, जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए 3 कैटेगरीज थी, पर्सन की डेफिनेशन देख ली। देन इसके बाद पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बच्चों इसमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया में हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी देर से अभी करवाते हैं, तब तक पहले पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको शॉर्टकट में हम PRI बोलेंगे। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया को हम बोलेंगे PRI। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शॉर्टकट में हम बोलेंगे PROI। तो यहाँ पर PROI की अगर डेफिनेशन बोलूँ, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। एंड इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चलिए आ जाइए।
सबसे पहले किसे हम मानेंगे पर्सन रेसिडेंट इंडिया? तो बच्चों सबसे पहले हमें उसका स्टेटस, एक इंडिविजुअल है उसको हम देखेंगे कब हम उसे मानेंगे कि वो PRI है और कब उसे हम मानेंगे PROI। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल अपने प्रीवियस ईयर में बच्चों इंडिया में रेसिडेंट इंडिया कितना बच्चों, कितना लेस देन या फिर इक्वल टू 182। अगर कोई भी पर्सन अपने प्रीवियस ईयर में इंडिया में या तो 182 डेज से कम दिन रहता है या फिर 182 डेज रहता है, या तो 182 डेज या तो 182 से कम दिन रहता है अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उसे कंसिडर किया जाएगा PROI। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए अगर मैं एक PRI बनना चाहती हूँ तो मुझे अपना प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर में मेरी इंडिया में रेसिडेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा? मोर देन 182 डेज। कितना बच्चों? 182 डेज से मोर देन, मतलब कि 183 होना चाहिए। अगर मैं 182 डेज रहती हूँ तो मैं PROI। तो बच्चों फिर से बोलूँ, एक अगर इंडिविजुअल है वो इंडिया में रहता है कितने दिन बच्चों? 182 डेज रहता है या उससे कम दिन रहता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में वो PROI है। विदाउट एनी क्वेश्चन फर्दर पर्सन विल बी कंसिडर PROI करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर वो 182 डेज या उससे कम नहीं रहता है, दैट मीन्स वो 183 डेज रहता है उससे ज़्यादा, इफ़ नॉट, तो बच्चों उन्होंने कहा अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है मोर देन 182 डेज है अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो हम उसे क्या PRI मानेंगे? उसके लिए उससे हम फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों फिर से, अगर कोई PRI बनना चाहता है तो उसे इंडिया में 182 डेज रहने पड़े, उससे ज़्यादा दिन रहने पड़ेंगे। साथ ही में वो ऐसे ही PRI कंसिडर नहीं होगा, उसके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अगर वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनना चाहता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछूं कि वो पर्सन इंडिया में आ रहा है कि जा रहा है। पर्सन कम टू इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इंडिया में आ रहा है कि इंडिया में जा रहा है। अगर मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 182 डेज से ज़्यादा है तो अब मुझसे पूछा जा रहा है मैं इंडिया में आ रही हूँ कि जा रही हूँ। अगर मैं इंडिया में आ रही हूँ तो क्यों आ रही हूँ? तो भैया मेरा जवाब है मैं आ रही हूँ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। स्पेसिफाइड पर्पस बच्चों, स्पेसिफाइड पर्पस, कुछ पर्पस है, 3 पर्पस होते हैं, उन पर्पस के लिए अगर मैं इंडिया में आ रही हूँ तो मुझे PRI कंसिडर किया जाएगा। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रही हूँ तो मुझे PROI कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ये स्पेसिफाइड पर्पस क्या है। बच्चों ये स्पेसिफाइड पर्पस है हमारा, क्या है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा बिजनेस या फिर वोकेशन के लिए बच्चों, पॉइंट्स, या फिर इंटेंशन क्या है? टू स्टे आउटसाइड इंडिया। 3 पॉइंट्स एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, वोकेशन मतलब ट्रेड प्रोफेशन होता है या फिर इंटेंशन है स्टे रहने का। फिर से बच्चों, अगर मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर 182 डेज से ज़्यादा का रहा है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं इंडिया में आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ। अगर मैं इंडिया में आ रहा हूँ, अगर मैं स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड पर्पस कौन बच्चों? वो 3 जो भी मैंने आपको दिखाया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रही हूँ या फिर किसके लिए आ रही हूँ बेटा? ट्रेड वोकेशन के लिए आ रही हूँ। तीसरा इंटेंशन है स्टे होने का, इंडिया में स्टे होने का, या फिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रही हूँ या फिर ट्रेड बिजनेस के लिए आ रही हूँ। तो अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हो तो PRI कंसिडर किया जाएगा। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रही हूँ, पिछले साल मैं 182 डेज से ज़्यादा रही हूँ लेकिन मैं इंडिया में बस आ रही हूँ घूमने के लिए, इंडिया में आ रही हूँ घूमने के लिए, तो बच्चों अगर मैं उन 3 पर्पस के अलावा आ रही हूँ, घूमने आ रही हूँ, ऐसे किसी छोटे मोटे काम से आ रही हूँ, वापस चले जाऊँगी, तो कंसिडर किया जाएगा PROI, ठीक है। दैट मीन्स बच्चों इंडिया में अगर मैं एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आ रही हूँ मतलब मैं GDP में कंट्रीब्यूट करूँगी। इंडिया में अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेड के लिए आ रही हूँ तो मैं GDP में कंट्रीब्यूट करूँगी। अगर मैं इंडिया में स्टे करने के लिए आ रही हूँ तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो अर्निंग करूँगी और यहाँ पर GDP में कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मैं GDP में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ दैट मीन्स मैं PRI हूँ। अगर मैं पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रही हूँ और मैं इंडिया में आ क्यों रही हूँ? घूम कर वापस चले जाऊँगी। अगर मैं घूम के वापस चले जाऊंगी तो क्या मैं GDP में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? नहीं। तो GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो PROI। सेम बच्चों, सेम सिचुएशन। नेक्स्ट में अगर मैं इंडिया से जा रही हूँ, पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं? किस पर्पस के लिए? पूछो, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जा रही है, नॉन स्पेसिफाइड? हमने कहा हम स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जा रहे हैं। स्पेसिफाइड, मैं इंडिया से अगर जा रही हूँ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए
तो स्पेसिफाइड पर्पस मतलब कि मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, हम जा रही इंटेंशन है इंडिया के बाहर रहने का। तो क्या मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करूँगी? नहीं। तो अगर मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी तो मुझे कंसीडर किया जाएगा बच्चों क्या, PROI। अगर मैं इन केस नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, है ना, नई शादी हुई है, मस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर अगर घूमने जा रहे हैं तो बच्चों क्या मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही हूँ? नहीं। क्या मैं बिजनेस के लिए जा रही हूँ? नहीं। क्या मेरा इंटेंशन है कि वहाँ स्टे रहने का? नहीं। तो मैं इंडिया में वापस आऊँगी। इंडिया में वापस आऊँगी दैट मीन्स कि मैं इंडिया में कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। अगर मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं PRI हूँ। तो बच्चों ये था हमारा क्या, PRI की डेफिनेशन। अगर कोई एक इंडिविजुअल अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे कम रहता है तो उसे हम PROI कहेंगे। खत्म। अगर वो उससे ज़्यादा रहता है तो उससे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे जो पर्पस स्पेसिफाइड है उस पर्पस के लिए है तो किसी सिचुएशन में PRI और किसी सिचुएशन में PROI। चलिए, तो बच्चों वापस ये जो एक्ट है किस में लगता है? इन 3 लोगों पे लगता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। पर्सन की डेफिनेशन में ये सारे लोग कवर होते हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में ये डेफिनेशन, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ते हैं। पर्सन हु हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, जो 182 से ज़्यादा, द लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। दिस मीन्स इफ पर्सन हैज़ असेस टू वेदर ही इज द पर्सन रेसिडेंट इंडिया फॉर द ऑफेंस committed in the August, ठीक है, then he should be residing in India for the more than 182 during this, ठीक है। नोट्स में हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, उस वो भी पर्सन रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। ये बच्चों पूरी इंडिविजुअल को लेकर था, ये पूरा इंडिविजुअल को लेकर था, ये पर्सन इनकॉर्पोरेट, ठीक है, या फिर नहीं है वो भी माना जाएगा। या फिर ऑफिस ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया, ये किसी बात कर रहा है बच्चों, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ओन कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों, कौन कर रहा है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो इन सिचुएशन में PRI होंगे। और PROI कौन होगा बच्चों, कौन होगा? क्योंकि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो भी हमने इनडायरेक्टली उसमें देख लिया उस डेफिनेशन में। तो चलो फटाफट आ जाओ, नोट से कवर करते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है। एजुडिंग ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर जो कि सेक्शन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं। फॉरेन करेंसी मतलब इंडियन करेंसी को छोड़ के बाकी सब फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और बच्चों इसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है, डिपॉजिट्स, क्रेडिट, बैलेंस पेबल, जो भी फॉरेन करेंसी में हो रहा है। एंड इसके अलावा कोई भी ड्राफ्ट मतलब डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक्सप्रेस है इंडियन करेंसी में, बट पेबल है फॉरेन करेंसी, या फिर ऑपोजिट, है ना। ड्रॉ कहाँ हुई है बच्चों? ड्रॉ कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन पेबल है इंडियन करेंसी, तो ये फॉरेन एक्सचेंज होगा। फिर से फॉरेन एक्सचेंज मतलब सिंपल भाषा में फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड भी होती है, ज़रूरी नहीं है कैश हो, इसके अलावा ये सब भी फॉरेन करेंसी है। डिपॉजिट्स, क्रेडिट, बैलेंस पेबल, ये सब फॉरेन करेंसी में। अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट है, ट्रैवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन इन इंडियन करेंसी लेकिन पे फॉरेन करेंसी में करना है, या फिर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया पेबल इन इंडियन करेंसी में करना है, तो ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। तो यही फ्लो चार्ट में बस दे रखा है। चलिए, फॉरेन सिक्योरिटी मतलब मीन्स एनी सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, और साथ ही में उन्होंने बोल दिया अगर वो एक्सप्रेस्ड है कि रिडीम करेंगे इंडियन करेंसी में तो ये भी फॉरेन सिक्योरिटी मानी जाएगी। इवन जो भी रिटर्न है इंडियन करेंसी में दे रहे तो ये भी मानी जाएगी। चलिए, पर्सन की डेफिनेशन हमने बच्चों शॉर्ट नोट्स में पढ़ लिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ये हमने वहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया। अब इसको एक और बार देखेंगे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बच्चों उसमें चार पार्ट्स है, हम चार पार्ट को उस शॉर्ट नोट में देख सके। फर्स्ट पार्ट वही जो हमने अभी फ्लो चार्ट देखा था, है ना, ये हमारा फ्लो चार्ट था, यही था, ठीक है। अभी मैं रीड करवा रही हूँ। देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये हम ऊपर देख चुके हैं। चलो वन बाय वन देखें। पहला, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब वो पर्सन जो कि मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल रह चुका है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, नहीं इंक्लूड होगा एनी पर्सन हु हैज़, बच्चों जो फ्लो चार्ट में पढ़ा है बस वो लिखा हुआ है उन्होंने, एनी पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहा है, अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जा रहा है। हम PRI की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है बच्चों, कब हम मानेंगे कि वो PRI है? जब वो नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जा रहा है। मतलब अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जा रहा है तो वो PROI है। हम पढ़ रहे हैं PRI क्या है। तो अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, स्टे आउटसाइड इंडिया, किसके लिए जा रहा है बेटा? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है,
ठीक है, बिजनेस वोकेशन के लिए जा रहा है, इंटेंशन है आउटसाइड इंडिया के बाहर ही रहेगा, तो क्या वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे? नहीं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो वो पीआरआई नहीं है, नॉट लिखा है बाजू में, देख लीजिए। सेकेंड, अ पर्सन कम टू स्टे, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है बच्चों, अगर इंडिया में आ रहा है कम, इंडिया में क्या आ रहा है कम, तो कब पीआरआई होगा? जब वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रहा है। तो बच्चों रीड करियो, अ पर्सन हु हैज़ कम टू स्टे, इंडिया में अगर वो आ रहा है तो बच्चों अदरवाइज देन, इसके अलावा आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है, मतलब कि अगर वो इंडिया में आ रहा है इनके अलावा आ रहा है, अगर आ रहा है इनके अलावा आ रहा है तो पीआरआई होगा, मतलब इंक्लूड नहीं होगा। अगर इन पर्पस के लिए आ रहा है तो पीआरआई होगा। अ पर्सन हु इज कम टू स्टे इन इंडिया अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस दिस। देन सेकंड पार्ट क्या बोलता है बेटा, एनी पर्सन बॉडी रजिस्टर्ड, चाहे इनकॉर्पोरेट हो चाहे ना हो, वो भी कोई भी ब्रांच ऑफिस है, कहाँ है बच्चों? इन इंडिया। थर्ड पॉइंट बोलता है इन इंडिया है, ब्रांच ऑफिस का है आउटसाइड इंडिया। इंडिया में ब्रांच है, कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? बाहर का बंदा, या फिर ब्रांच इंडिया के बाहर है, कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडिया का बंदा। तो बच्चों ये सारे लोग पीआरआई होंगे, ठीक है। देन पीआरआई कौन बच्चों? जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, पर्सन इज हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। नेक्स्ट बच्चों, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मेरी ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि इनकी और भी डिटेलिंग। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। देन इम्पोर्ट मतलब इंडिया में आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से जा रहा है। अब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की केस में बोल रखा है, गुड्स भी जब जा रहे हैं, है ना, सर्विस भी जब इंडिया से बाहर जा रही है। लेकिन स्पेशल नोट बोलता है, फॉरेन डेस्टिनेशन वाली बात करता है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। डिसाइड करना वेदर टेकिंग गुड्स आउटसाइड टू इंडिया इज एन एक्सपोर्ट, इंडिया से बाहर अगर वो जा रहा है तो वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट है कि नहीं, इसे चेक करना के लिए हमें एक फॉरेन डेस्टिनेशन होना चाहिए। फॉरेन डेस्टिनेशन है तो हम मानेंगे एक्सपोर्ट है, फॉरेन डेस्टिनेशन नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि वो एक्सपोर्ट है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे रखा है, गुड्स आर ऑल्सो टेक आउटसाइड इंडिया इन प्लेन, प्लेन के थ्रू लेके जाते विद एन इंटेंशन ये कि प्लेन में यूज़ होगा रिफ्रेशमेंट एंड ऑल में। तो बच्चों ये हम नहीं मानेंगे एक्सपोर्ट है, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है। बट सिंस दे डू नॉट हैव फॉरेन डेस्टिनेशन, क्योंकि उसका कोई फॉरेन डेस्टिनेशन इसलिए कवर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो बाकी ठीक है, ये भी ऑथराइज पर्सन कौन होता है बच्चों? ऑथराइज पर्सन एक पर्सन होता है जिसके पास ऑथराइजेशन होती है फॉरेन एक्सचेंज से डील करने की। तो कुछ पर्सन के नाम दे रखे हैं, ऑथराइज डीलर है, मनी चेंजर है, ऑफशोर बैंकिंग है, बैंकिंग यूनिट है, एंड एनी अदर पर्सन जो भी ऑथराइज कर दिया जाएगा। अब इन ऑथराइज पर्सन को एप्लीकेशन देना पड़ता है ऑथराइज एजेंट बनने के लिए, ठीक है, ये एप्लीकेशन आरबीआई को दिया जाता है। देन कुछ साइलेंट फीचर्स है, कुछ नहीं, आपको राइटिंग में देना है, कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। रिवोकेशन भी हो सकता है, आपकी ऑथराइजेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है एट एनी टाइम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ग्राउंड्स क्या है रिवोकेशन के कैंसिल करने के? ऑथराइज पर्सन फेल हो गया कंप्लाई करने में, ऑथराइज पर्सन ने कॉन्ट्रवेंशन किया तो, ठीक। ड्यूटीज़ क्या ऑथराइज पर्सन की? डायरेक्शन मानना आरबीआई के। देन ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन द ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी ऑफ द टर्म्स, ऑथराइजेशन देते वक्त बोला था आप ये कर सकते हो, ये नहीं, आपने वो सारे काम कर दिए तो, ठीक है। तो ड्यूटी है वो सारे काम नहीं करना है भैया जो आपके ऑथराइजेशन के बाहर है। देन ड्यूटी है एक्ट की बातों को मानना। देन आरबीआई के पास पावर है बच्चों, पावर टू इशू डायरेक्शन ऑफ द ऑथराइज पर्सन, ठीक है, पावर टू इशू, आरबीआई के पास पावर है ऑथराइज पर्सन को डायरेक्शन देगा, उसे वैसे करना पड़ेगा। देन पावर है रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट, ऑथराइज पर्सन को कभी भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। देन ड्यूटी एक्वायरर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एक्वायरर है, ड्यूटी ऑफ द एक्वायर ये है कि फॉरेन एक्सचेंज को देख सकता है। चलिए बच्चों बाकी ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर